तो रक्शे वाले से मुझे कितनी देर तक भाव-ताव करना है। अगर किसी होटल में या रेस्टोरेंट में गया और वहाँ वेटर खुदा न खास्ता मुझसे कोई बदतमीजी कर लेता है, तो क्या लेवल है मेरा बात करने का। जब मैं इस कमरे में आता हूँ, मैं एक बटन प्रेस करता हूँ और मुझे लाइट मिल जाती है, मुझे उसका फ़ायदा हो जाता है। और क्या ये कैसे हुआ? बिल्डिंग में एंटर होते तो बिल्कुल सामने बड़ा-बड़ा लिखा था, रीडर्स आर लीडर्स, रीडर्स आर लीडर्स। कोई ऐसा नहीं था पूरे मक्के में जो सितारों से रास्ते नापना ना जानता हो। यानी हर बंदे को पता था कि कौन सा सितारा कहाँ लेके जाता है। वो सहराओं में, दरियाओं में सफ़र कर लेते थे सितारा पकड़ के। तो उसने कहा कि मैं इसको क्यों पढूं, मैं इसको क्यों पढूं, ये तो मुसलमानों की किताब है। और उन्होंने बड़े रोब से कहा कि मुसलमानों की किताब नहीं है, ये अल्लाह की किताब है। तो वहाँ गए तो वहाँ मेंगनियाँ पड़ी हुई थी ऊँट की। तो उन्होंने जब उसको तोड़ा तो उसने कहा कि खुदा की कसम इसमें तो यसरब का चारा है। यानी ये जो विजडम है, मतलब आज के दौर में तसव्वुर नहीं कर सकते आप। अब वो जब वो कहती है तो अब सुलेमान उसको उठाते हैं, उसको देख के मुस्कुराते हैं। और आप सोचें कि अगर आपको कोई ऐसी पावर मिल जाए या मुझे ऐसी पावर मिल जाए तो हमारा हाल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं जहाज़े बरादरी जाग पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम हर हफ्ते अपने किसी न किसी नए गेस्ट को अपने इस पॉडकास्ट में बुलाते हैं। वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, सोसाइटी में कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहे होते हैं, और हमारी ख्वाहिश होती है कि वो हमारे नाजरीन तक भी पहुँचे। इसीलिए हमने इस जाग का प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि अवेयरनेस, लोगों के जागने के लिए कुछ नई चीज़ें, कोई नई बातें, फूड फॉर थॉट हम उनको फराहम कर सकें। आज हमारे दरमियान अबू अलिया सलमान साहब मौजूद हैं और वो अपना तारुफ खुद ही कराएंगे। जानते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं और उनकी फ़ील्ड जो है वो किस तरह लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं आप? अल्लाह कैसा। अच्छा, सबसे पहले तो आपके नाम के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि नाम आम तौर पे सलमान, अबू सलमान, ये अबू अलिया सलमान जो है, ये मैं काफ़ी इसमें ये क्या इसमें है जी हिकमत? ये सारी बातें जो ना ये इंस्पिरेशन से रिलेटेड है। अच्छा। इंस्पिरेशन जो है आप जैसे जैसे आपका मेच्योरिटी लेवल बढ़ता है तो आपकी इंस्पिरेशन भी चेंज होती जाती है। तो ये जो अबू अलिया, ये मैं शादी के बाद हुआ हूँ। अच्छा। तो मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है उसका नाम अलिया। तो चूँकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो वो है कुनियत अबू हफ्स है, बेटी के नाम पर है। इसी तरह जो इमाम आज़म नुमान इब्न साबित हैं, उनकी कुनियत भी उनकी बेटी के नाम पर है, अबू हनीफ़ा। सही है। तो मैंने और पहली मेरी बेटी हुई तो मैंने उसी हवाले से अबू अलिया अपने आप को कहलवाना मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने आप को अबू अलिया सलमान कहूँ। सलमान मुराद अंसारी वैसे मेरा नाम है, लेकिन मैं आजकल अबू अलिया सलमान कहलाना मुझे अच्छा लगता है। अब ये मुझे अबू अलिया कहिए, आप मुझे सलमान कह सकते हैं। और लाइक इंस्पिरेशन की बात अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ उसको, जी, तो आप यकीन जानिएगा कि मुझे ना उर्दू में साइन करने बहुत अच्छे लगते हैं। लोग अंग्रेज़ी में साइन करते हैं, मुझे उर्दू में साइन करने अच्छे लगते हैं। और ये इंस्पिरेशन मेरी कहाँ से आई है, ये जब मैं हकीम मोहम्मद सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह के सिग्नेचर देखा करता था किताबों के ऊपर, ऑटोग्राफ्स के ऊपर, तो वो उर्दू में साइन करते थे। ऐसा ही और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मेरी ज़ुबान है और इसमें कितने अच्छे लगते हैं साइन करना। इस तरह अहमद नदीम कासमी साहब, उनके साइन आप देखें तो वो भी उर्दू में जब अपने सिग्नेचर करते थे, तो मैं अपने सिग्नेचर यानी कि जो सिग्नेचर मेरे चेक पर होते हैं वो मैं उर्दू में ही करता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। ये बड़ी आपने बेहतरीन बात कही है। अच्छा, मैं ये तो आपके नाम से मुताल्लिक़ था जी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपना तारुफ करवाइए, अपनी एजुकेशन और आप क्या करते रहे, क्या आपके तजुर्बात जो हैं, बुनियादी experiences हैं। जी जी जो बुनियादी क्वालिफिकेशन मेरी वो ये कि मैंने BSc ऑनर्स एंड देन मास्टर्स किया मैंने अप्लाइड केमिस्ट्री में कराची यूनिवर्सिटी से। ठीक। और देन मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक। देन मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से एक MBA किया, MBA इन HR। और उसके बाद डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में सर्व करता हुआ पेट्रोकेमिकल से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। पेट्रोकेमिकल, फिर मैं FMCG में रहा, उसके बाद ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस रहा। तो 25-24 साल का जो मेरा डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, तो ये तो एक मेरा जो जैसे नॉर्मल जॉब का एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आपका। जी। लेकिन जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है वो मेरा पैशन है। मतलब ये मेरा अंदर का एक जो जैसे कहते हैं कि एक कोर्स पर्सनैलिटी जो मेरी है, जो इननेट पर्सनैलिटी कह लें, इनबॉर्न पर्सनैलिटी कह या इननेट टैलेंट कह लें आप, तो वो मेरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। तो वो जैसे ही डिस्कवर हुआ कि अब चूँकि मेरे पास 24-25 साल का डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस भी है और लोगों से मिलना मिलाना है, लोगों के तजर्बात हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस जो है वो मैं लोगों से कुछ शेयर करूँ, कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आ जाए, कुछ बात उन तक पहुँच जाए। ठीक हो गया। अच्छा, तो सर ये आपने जो अपना प्लेटफॉर्म इसके लिए मुंतखब किया या आपने जो नाम उसको दिया, वो प्रैक्टिकल विजडम का आपने नाम दिया कि आप उस नाम से आपका प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोगों को
यकीनन हिकमत की ही बातें और मोती बिखेरते होंगे। लेकिन ये है क्या, ये प्रैक्टिकल विजडम ये क्या है? बेसिकली क्या है कि जो प्लेटफॉर्म है वो मेरा सैम कंसल्टिंग है। अच्छा, ठीक है, सैम कंसल्टिंग है। अब ये प्रैक्टिकल विजडम हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है सही है, जो कि 5 मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल है। ठीक। तो उसमें जैसे ट्रांसफॉर्मेटिव इनसाइट से लेकर और आगे थोड़ा सा कुरान से रेलेवेंस भी इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो प्रैक्टिकल विजडम इसका नाम हमने यूँ दिया कि दुनिया में बहुत सारे काम इस वक्त हो रहे हैं और जो यानी कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ वो विजडम अटैच नहीं हो रही जिसकी वजह से उस काम का हमें वो क्लाइमेक्स हमें नहीं मिल रहा, वो प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रही, वो नतीजा हमें नहीं मिल रहा, चाहे हमारी अपनी पर्सनैलिटी हो या कोई और, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ या जो रियल लाइफ सिचुएशन है। बेसिकली जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें हम वक्त जो मैं सारा वो जो काम कर रहा हूँ वो डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, तो मेरे डिसीजन किस लेवल के हो रहे हैं, वो किस ग्रेड के हो रहे हैं, कितने हाई फाई हो रहे हैं या कितने सब स्टैंडर्ड हो रहे हैं। तो ये जो डिपेंड करता है कि मैं प्रैक्टिकली कितना वाइज हूँ, मेरी प्रैक्टिकल विजडम कहाँ खड़ी हुई है। अच्छा, तो ये मतलब आपके ख्याल में ये जो प्रैक्टिकल विजडम आपने, आपका मॉड्यूल है, एक तो आप इसके बारे में बताइएगा। आपने बताया कि इसके 5 मॉड्यूल्स होते हैं आपका जो कोर्स है उसके। तो डिसीजन मेकिंग में आपको क्यों लगता है कि ये बहुत अहम फैक्टर है कि प्रैक्टिकली वाइज होना चाहिए उस बंदे को जो डिसीजन ले रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है? क्यों उसकी इंपॉर्टेंस है? यानी उसके बगैर भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर, स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे फैसले लेना या डिसाइड करना या महज लोगों से मशवरा करके, मतलब इसमें कहाँ आपका विजडम कहाँ इन्वॉल्व हो जाता है? ये क्यों, कैसा होता है? देखिए, आप इसको छोटे से लेवल पे देख लें। आप अभी जो हमारी जो प्रैक्टिकल विजडम के मॉड्यूल्स हैं ना, जब आप इन टेक्निक्स को, हम जो टेक्निक्स हैं हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और उसमें मैं एक बात बताऊँ आपको कि हमारा जो प्रोग्राम होता है तो हम उसे कहते हैं म्यूचुअल लर्निंग प्रोग्राम है। म्यूचुअल लर्निंग मतलब मैं आई एम जैसा फैसिलिटेटर, और मैं कभी भी इस नीयत से नहीं आता हूँ कि यार मेरे को बयान कर दूँ, वास कर दूँ और ये कोई 5-6 जो है लोग जो जिन्हें कुछ मालूम नहीं है मैंने कुछ टेक्निक बता दूँ, नहीं। म्यूचुअल लर्निंग का मतलब ये होता है कि मैं उतना ही आपसे सीखने का मुतमन्नी हूँ और उतना ही आपसे सीखना चाहता हूँ कि जो अभी मेरे पास नहीं है। और बेसिक जो मेरा मकसद होता है इन ट्रेनिंग्स को करवाने का, वो होता है कि जितनी बातें हम कर रहे हैं वो पहले किसी के अमल में आए या ना आए, वो कम से कम मेरे अमल में तो आ जाए। क्योंकि वो कहते हैं कि जब जो इल्म है वो अमल को आवाज़ देता है, सही है, और जब अमल नहीं आता तो इल्म ही चला जाता है। सिंपल एज दैट। ठीक। अब क्या है कि ये जो प्रैक्टिकल विजडम है, जब हम इसके मॉड्यूल्स पे जाते हैं या हम इन बातों को डिस्कस करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जैसे हम वो सीख रहे होते हैं जो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स में रिक्वायर्ड है। ठीक। बहुत सी चीज़ें हम सीख रहे होते हैं जो हमें निगोसिएशन स्किल्स में रिक्वायर्ड हैं। बहुत सी चीज़ें हम सीख रहे होते हैं जो कि हमें इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में रिक्वायर्ड हैं। बहुत सी चीज़ें हम सीख रहे होते हैं जो कि हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती हैं। ठीक है, तो हम उनको नाम तो नहीं देते कि हम आपको आप आइए मेरे पास कोर्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, लेकिन अगर वो एक टेक्निक आप सीख लें या उस ख़ास एट्रीब्यूट पे आप क्वालिफाई कर जाएं और उस पर कमांड हासिल कर लें, तो अल्टीमेटली आपकी कम्युनिकेशन, आपकी निगोसिएशन स्किल्स, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, ये सारी इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है, जैसे एक विटामिन गोली आप खाते तो अल्टीमेटली सारा पूरा जिस्म आपका जो है ना वो एक तवानाई महसूस करता है। तो बाकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग आप जिस फील्ड की भी लेना चाहें आप ले लें, हम उसे मना नहीं करते, लेकिन एक ओवरऑल आपकी कैथारसिस, एक ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में चेंज, आपके सोचने का अंदाज़, देखने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़, वो चेंज हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर आप बात कर रहे हैं, अब आप जैसे आपका टाइम है आपका, अब आपको ये देखना है कि मुझे अगर आप रक्शे में सफ़र कर रहे हैं तो रक्शे वाले से मुझे कितनी देर तक भावताव करना है, कितनी देर तक और किस लेवल तक मैंने उसको लेके जाना है, या एक सब्ज़ी वाले से मैंने कितनी देर तक भावताव करना है, कितनी देर तक, और कितना मेरा क्या लेवल है। या अगर किसी होटल में या रेस्टोरेंट में गया और वहाँ वेटर खुदा न खास्ता मुझसे कोई बदतमीज़ी कर लेता है, तो क्या लेवल है मेरा बात करने का और उसके बात करने का। तो अभी आपके आने से पहले बात हो रही थी बिलाल गनी से, तो वो ये मैं बात कर रहा था कि जैसे मैं हूँ और आपसे आप मुझसे हमारी हार्ट टॉक हो जाए, तो हार्ट टॉक हो जाए, यहाँ से मिसाल तो नदी गुजर है लेकिन नदी को पता नहीं कि मैं कौन हूँ और आप कौन है। तो वो कहते हैं ना कि एक कोटेशन मैंने उन्हें सुना है कि डू नॉट आर्ग्यू विद एन इडियट, वाई, बिकॉज अ पासर बाई मे नॉट डिफ्रेंशिएट। ठीक, राइट। तो वो आपको जानना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू क्या है, आपका मुकाम क्या है, आप किस लेवल पे खड़े हैं। अब मैं एक मिसाल के देता हूँ, पिछले दिनों कुछ साल हो गए काफ़ी, एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एक है इदारा, हमारा बड़ा प्यारा इदारा है। तो वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की। अब अच्छा, मैं उससे पहले बता दूँ, बात तो चल पड़ी है,
तो ये ज़रूरी तो नहीं कि आप ही बोलें या मैं नहीं आप बोलें, pending आप ही के लिए। जी तो वो ये कि पहली बात समझ लें कि अब आप ये कहेंगे भाई मैंने तो सारा ये काम किया तो अब मैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट में आए क्यों। तो मसला ये कि आज अगर हम ये कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है तो क्यों है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है और वो हर वो मुल्क जो अमेरिका की तरह की हरकतें करेगा वो सुपर पावर हो जाएगा। उसके बाद डाइवर्सिफाइड टैलेंट है, वहाँ पे वो हर काम कर सकते हैं, कोई आपके पास पाबंदी नहीं है, बस गवर्नमेंट का नुकसान ना करें आप, कोई तोड़ फोड़ ना करें आप, जैसे बाकी चीज़ें होती हैं। आप हर तरह की अपॉर्चुनिटी खुली है आपके लिए, जौन सा बिज़नेस अगर आप वहाँ राख भी बेचना चाहेंगे तो वो आपके नाम से बिकेगी, वो पेटेंट होगी। मतलब इतने ज़बरदस्त तरीके से कानून वो लागू करेंगे आपके कि आप राख बेचकर भी मिलियनर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप गोल्ड बेच के भी मिलियनर नहीं हो पा रहे, क्योंकि उसमें इतने मसाइल इतने आ रहे हैं, इतने उसके अंदर वो लोगों ने हर्डल्स की कायम की हुई हमारी जो उसमें पॉलिसीज़ होती हैं। तो अमेरिका में जितनी आप अमेरिका मुल्क जैसा कोई भी और हो जो उस पॉलिसी पे चलेगा वो कामयाब होगा। ये दारुल असबाब के हवाले से मैं बात बता रहा हूँ। ठीक। तो वहाँ पे जो लोग हैं ना वो, अब हमारे यहाँ क्या माइंडसेट है, मैं 23-24 साल का मेरा तजुर्बा है, तो हमारे यहाँ क्या एम्प्लॉयज़ का माइंडसेट ये है कि हमें सांस लेने के पैसे भी ना हमें अपने एम्प्लॉयर से चाहिए। सांस लेने के पैसे अगर वो है ना तो वो भी हमारे एम्प्लॉयर ने, हमें कुछ नहीं करना। अब एक चीज़ है जो मेरे अपने इंटरेस्ट के लिए, मिसाल के तौर पर मैं सैप एक सॉफ्टवेयर है उसमें मैं अच्छा होना चाहता हूँ भाई, क्योंकि ज़रूरी है कि कंपनी ही मुझे ट्रेनिंग करवाए। अगर मैं उसमें अच्छा होना चाहता हूँ तो वाई नॉट कि मैं उसमें कोई मॉडल जो कंपनी करवा रही है सैप में, मैं जाके खुद अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करूँ, और वो इन्वेस्टमेंट जो अपने ऊपर होती है सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, कहीं कोई आपसे उसको छीन नहीं सकता। सही है। ठीक है, तो अब इस तरह की जितनी भी जो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग थी, जैसे मुझे कम्युनिकेशन का शौक है, मुझे डीलिंग का शौक है, टीचिंग का शौक है, या उस पेरेंटिंग स्किल्स का शौक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने खुद से अपने ओन पे खर्चा करके जो है वो ट्रेनिंग मैंने ली है। मतलब उसमें मैंने जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, अमेरिकन ये करते हैं कि अमेरिकन आप देखें वहाँ पे ट्रेनर्स के लिए ऑडिटोरियम फुल होते हैं कि वो अपने ऊपर बहुत खर्चा करते हैं, किताबें बहुत पढ़ते हैं और ये ट्रेनर्स के साथ अपने आप को अटैच करते हैं। बेशक उनकी कंपनी उनको स्पॉन्सर नहीं किया होता, लेकिन हर आदमी वहाँ पे जो मेजॉरिटी में वही चीज़ समझता है कि यार मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी क्या ज़रूरत है। ठीक। अब मैं बता रहा था आपको कि सलीश ठाकुर एक हमारे ट्रेनर आए थे इंडिया से, डॉक्टर सलीश ठाकुर, जो कॉग्निटिव साइंसेस में PhD थे। अच्छा। तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि अब मैं आपको बता रहा हूँ, लेवल की बता रहा हूँ। अब कहने लगे मैं इंडिया में जा रहा था, शायद वो बॉम्बे या कोई और शहर था, कि मेरे साथ मैं ट्रेनिंग का कोई सिलसिला था और मेरे साथ बहुत हाई फाई कंपनी, मेडिकल कंपनी के डायरेक्टर बैठे थे मेरे साथ पीछे गाड़ी में, और हमारी गाड़ी जा रही थी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और वो किसी टैक्सी से गाड़ी हिट हो गई। जब गाड़ी हिट हो गई तो वो कहने लगे डायरेक्टर उतरे और ड्राइवर को, जो टैक्सी ड्राइवर था ना, उसको दबा के उन्होंने, अपने ही टैक्सी ड्राइवर को, नहीं वो तो टैक्सी में नहीं थे, वो तो अपनी कार में थे, सामने वाले वो तो अपने शोफर के साथ थे, और डॉक्टर सलीश ठाकुर के साथ बैठे थे। वो दोनों साथी उस कंपनी में जाते जहाँ डॉक्टर सलीश ने गाल में सेशन देना था। तो सलीश ठाकुर कहते हैं कि मैंने देखा कि जब वो उतरे हैं गाड़ी से और बस वो रुके नहीं, और उस जो टैक्सी ड्राइवर था उसको उन्होंने गालियों पे गाली देना शुरू करी बहुत। तो कहने लगे, टैक्सी ड्राइवर कुछ देर सुनता रहा, फिर उसने एक जुमला कहा, उसने कहा कि साहब अगर गालियाँ ही देनी थी तो टैक्सी चलाते। सही बात। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका लेवल, आप किस लेवल पे खड़े हैं, मतलब आपने पढ़ाई से लिखाई से क्या सीखा है, मतलब आपकी तरबियत का लेवल क्या है। बेसिकली ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं मैं उस पर आना चाह रहा हूँ कि असल में बात आपने जिक्र किया कि प्रैक्टिकल विजडम आपकी इम्पोर्टेंट है। जी जी। अच्छा, अगर मैं थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर रहा हूँ या मैं टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हासिल कर रहा हूँ किसी चीज़ में, मिसाल के तौर पे मैं ढेर सारी किताबें पढ़ता हूँ, मैं रोज़ाना कई सारी किताबें पढ़ता हूँ, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर मैं रोज़ाना किताबें पढ़ता हूँ तो वो मेरे प्रैक्टिकल विजडम में इजाफे का सबब बनेगा, या उसके लिए प्रैक्टिकली कुछ मैं कहीं कोई, जिसको आप कहते हैं कि सुलूक की मनाजिल तय करूँगा, मैं कोई जर्नी से गुजरूँगा, कोई ख़ास टाइम पीरियड गुजारूँगा, मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँगा, तो मैं वो प्रैक्टिकल विजडम हासिल करूँगा। यानी ये भी एक थ्योरेटिकल नॉलेज मुझे प्रैक्टिकल विजडम दे सकती है। ये एक मेरा, देखिए इसमें 2 सवाल किए हैं आपने। अच्छा, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझ लें कि आप ये पहले पूछें कि थ्योरेटिकल नॉलेज क्या वो मेरे लिए काफ़ी होगी कि नहीं होगी। ठीक है। तो डेफिनेटली थ्योरेटिकल नॉलेज मस्ट बी देयर। ठीक है, आपको किताब तो पढ़नी होगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब जो
मसला ये है कि इस वक्त मैं एक ऐसी मैं दुनिया में रह रहा हूँ जो बहुत फास्ट पेस्ड दुनिया है, ठीक है। मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मैं आपको मना नहीं करता कि आप खान का मत जाएं, आप जाएं, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं खान का अटेंड करूं और मैं बहुत ज़्यादा कोई लंबे चौड़े प्रोग्राम्स करूं। तो अब मैं क्या करूं? प्रैक्टिकल विजडम में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो छोटे वो कौन से काम हैं जो करते करते मैं एक इंसानियत की मेराज को टच करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब थ्योरेटिकल नॉलेज है, मिसाल के तौर पर नॉलेज अब ये लाइट है। अब आप भी माशाल्लाह कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो एक वर्ड है फ्लक्स, ठीक है, एक है वर्ड है ल्यूमिनेसेंस, एक वर्ड है ट्रांसिडेंस। अब ये सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। फ्लक्स क्या है, ल्यूमिनेसेंस क्या है, ये है, वो सारी चीज़ें हैं। वो साइंटिस्ट ने अपने अपने दौर में ये सारी चीज़ें इन्वेंट कर ली, डिस्कवर कर ली, कह लें आप, ठीक है। लेकिन मैं एक मज़दूर हूँ, मुझे जब मैं इस कमरे में आता हूँ, मैं एक बटन प्रेस करता हूँ और मुझे लाइट मिल जाती है, मुझे उसका फ़ायदा हो जाता है। और क्या ये कैसे हुआ कि जब तक वो थ्योरेटिकल नॉलेज ट्रांसफॉर्म नहीं की गई बाय माय इंजीनियर्स, बाय माय टेक्नोलॉजिस्ट इनटू प्रैक्टिकल नॉलेज, तो मुझे उसका फ़ायदा नहीं हुआ बेसिक। और बेशक इसमें थ्योरी वही है जो है, लेकिन उस थ्योरी से मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेरा वो लेवल ही नहीं है ना कि मैं उस थ्योरी को समझूं, मैं प्रोटॉन को समझूं, इलेक्ट्रॉन को समझूं, पॉजिट्रॉन को समझूं। तो वो कैसे, मतलब वो नॉलेज तो अपनी जगह रहेगी। अब दो बातें हैं कि वो नॉलेज तो अपनी जगह है, लेकिन क्या वो नॉलेज मुझ तक पहुंच रही है? अब उसको पहुंचने के दो रास्ते होंगे। वो रास्ता ये है कि एक तो हमें, जैसे अगर हम पढ़ सकते हैं तो पहली बात तो है कि हमें बुक रीडिंग करनी ही होगी। सही है, बुक रीडिंग करनी ही होगी, हमें आदत अपनानी होगी। मैं सालों पहले और अभी भी शायद कभी जब भी IB जाता हूँ कभी, और अभी मुझे पता नहीं वो है कि नहीं, लेकिन वहाँ पहले गया था मैं सालों पहले, तो आपके उसके फोर फ्रंट पे, उनकी बिल्डिंग के सामने, जो आप जैसे बिल्डिंग में एंटर होते हो तो बिल्कुल सामने बड़ा बड़ा लिखा था, रीडर्स आर लीडर्स, रीडर्स आर लीडर्स। सेकंड क्या होगा? सेकंड ये होगा कि आप रीडिंग तो अपनी जगह हो गई, आपने कॉन्सेप्ट लिया। अब मेरे बहुत से दोस्त पूछते हैं कि यार सलमान साहब, हम तो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे कोई हमें ऐसा इदारा नहीं मिलता, तो हम कहाँ से ये विजडम लेंगे? तो मैं उन्हें ये मशवरा देता हूँ कि आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करें, किताबें पढ़ें। बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं माशाल्लाह ताला, और बड़े आसान अल्फाज में लिखी हैं। तो आप अपने मुताले की आदत को आप ये आदत बनाएं, बजाय कि हम रीलें देख रहे हैं, तो उसमें कुछ टाइम आप अपना मुतालिया का भी एडजस्ट करें और वो स्पेसिफाई करें कि यार इस टाइम पे मैंने किताब ही पढ़नी है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो है सोबत। सही है, सोबत यानी कि आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाएं जो कि आप समझते हो कि यार अपनी लाइन के एक्सपर्ट हैं या वाइज हैं, ठीक है। तो उन लोगों से आप एक्सपर्ट हो जाए, उसके लिए जाहिर सी बात है आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको ट्रेनर्स के साथ उठना बैठना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। वो आपके इमाम भी हो सकते हैं, वो पेड ट्रेनर्स भी हो सकते हैं, वो आपके कोई टीचर भी हो सकते हैं, या आजकल अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, वो किसी कोई टॉक करती हैं, 1 घंटे की वर्कशॉप है, 2 घंटे की वर्कशॉप है, पेड भी नॉन पेड भी है, तो वहाँ पे आप जाएँ और वो उनसे आप फैज़ लें। अच्छा, पहले ज़माने में लोगों के पास लाज़मी बात इतनी किताबें थी भी नहीं। किताबें वो, बल्कि वो जिस स्याही से लिखी जाती थी उनकी शादो नादिर बड़ी कोई एक आध दूसरी कॉपी बनती थी। लेकिन पहले के लोगों का विजडम बहुत कमाल होता था। यानी मैंने कहीं सुना है, वो अब किस हद तक वो ठीक है कि नहीं, लेकिन ये बात मुझे ठीक लगती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मक्के में बेइज्जत हुई तो जो लिखने पढ़ने वाले लोगों की तादाद थी वो लगभग 14-15 लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। लेकिन कोई ऐसा नहीं था पूरे मक्के में जो सितारों से रास्ते नापना ना जानता हो। यानी हर बंदे को पता था कि कौन सा सितारा कहाँ लेके जाता है। वो सहराओं में, दरियाओं में सफ़र कर लेते थे सितारा पकड़ के। उनको पता था यानी कि फ़लाँ ऊँट कहाँ है, फ़लाँ मतलब वो किस नस्ल का है, किस क्वालिटी का है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कहाँ तक सफ़र करेगा, किस बात पे छोड़ देगा, कौन सा की नस्ल का घोड़ा क्या काम कर सकता है। यानी ये जो विजडम है, ये भी विजडम है ना। यानी आप और इसको वो कीजिएगा, मैं एक वाक़या सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने रहीक़ुल मख्तूम में वाक़या पढ़ा ग़ज़वा बदर का, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं हुए तो उनके काफ़िले के पीछे कुछ लोग भेजे, तो बाद में उन्होंने भी भेजे और वो गए तो वहाँ कुछ लोग जा रहे थे। 2-4 लोगों से पूछा, भाई आपने किसी को देखा? तो उन्होंने कहा वहाँ पे ना वो 2 ऊँट पे हमें लोग नज़र आए थे, अबू सुफियान के लोग थे जिन्होंने इनसे पूछा। तो जब वो पहाड़ी के पास पहुँचे,
जहाँ पे उन्होंने इशारा किया था कि यहाँ हमें कोई 2-3 लोग नज़र आए थे ऊँट पे। तो वहाँ गए तो वहाँ मेंगनियाँ पड़ी हुई थी ऊँट की। तो उन्होंने जब उसको तोड़ा तो उसने कहा कि खुदा की कसम इसमें तो यसरब का चारा है। यानी ये जो विजडम है, मतलब आज के दौर में तसव्वुर नहीं कर सकते आप। तो वो किताबें पढ़े बगैर, वो आज शायद जितनी किताबें हम पढ़ लें सितारों से रास्ते तो नहीं रख सकते, तो तय है। तो ये जो विजडम थी या हिकमत थी या चीज़ों को देखने का या कयास करना जिसको कहते हैं, ये किस तरह लोगों में आता था? ये अभी भी आ सकता है या महज तजुर्बात के नतीजे में, जो मैं आपसे बात कर रहा था, इंटरेक्शन के नतीजे में पैदा होता है? ये किस तरह पैदा होती है? देखिए ये चीज़ जो है ना, देखिए ये वक्त के साथ साथ तो चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। हर फ़न का एक दौर होता है, ठीक, या हर दौर में एक फ़न उरूज पर होता है। अब जो एंशियंट टाइम से उसमें ये बातें होती थी। अच्छा, अगर थोड़ी देर देखें जो खोजी हैं वो आज भी हैं हमारे पास। तो ये जो फ़न है, अब आपको ये फ़न किस अंदाज से लेके हमें चलना चाहिए था, सही। खोजी तो आज भी मौजूद है, ये फ़न तो आज भी, और सितारा शनास लोग आज भी मौजूद हैं। और हमारी बुक्स में बचपन में पढ़ते थे ये कुतुबनुमा है और ये शुमाली सितारा है और इस तरह हम रास्ता देख सकते हैं। लेकिन आज देखें कि जब से टेक्नोलॉजी आई है तो जीपीएस आया, उसने इस चांद को, सितारों को देखने की ज़रूरत ख़त्म कर दी। एग्जैक्टली। अभी मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, तो पहले तो मैं, अगर आपसे पहले मैं आपसे नहीं होता तो मैं आपसे कम से कम 10 मिनट तक आपसे मैं पूछता, अच्छा मैं सर सैयद कि आपने मुझे कहा बैक साइड पर हूँ, तो मैं आपसे 5-6 सवाल और पूछता, कोई ना कोई बिल्डिंग का नाम पूछता, फिर आप मुझे बताते यार उस्मान पब्लिक है यहाँ और फलानी लाइब्रेरी है उसके साथ। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा बस मुझे लोकेशन भेज दीजिए। एग्जैक्टली। क्योंकि टेक्नोलॉजी ने मुझे इस चीज़ से भी जो बेनियाज कर दिया। तो एआई जो आजकल हमारे पास आया है, उसका एक जो बड़ा फ्लॉ है, जो बड़ा सेटबैक है, वो यही है कि अभी कि वो बहुत सारे काम कर रही जो कि पहले मुझे सीख के करने पड़ते थे, अब वो मुझे उसके लिए सीखना नहीं पड़ रहा। तो ये एक उसका ड्रॉबैक है, सही है, इसका ड्रॉबैक है। तो लेकिन उसका मास्टर होने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात क्यों हो रही है कि उसका मास्टर होने के लिए ज़रूरी है कि मैं उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन उस स्किल की तो मैं ले लूँ। अगर मैं नहीं लूँगा तो फिर वो मुझे जो भी है, मतलब गलत सलत मुझे जो भी रिजल्ट आएगा मैं उस पर चलना शुरू कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके नतीजे में प्रैक्टिकल विजडम तो मैं हासिल नहीं कर पाऊंगा ना, शायद, मेरा ख्याल है। उसके नतीजे में एआई की जो बात होगी तो प्रैक्टिकल विजडम तो आपको देखें। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे थे पुराने ज़माने की, तो उसमें क्या था, वो फ़न था, वहाँ लोगों का माशरा था, वो कबीले के अंदर या लोगों, या जैसे हम आजकल के ज़माने में मोंटेसरी पढ़ाना शर्त है क्लास 1 में 2 में, वहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, इस उम्र तक वो तीरंदाजी सीख रहा है, इस उम्र तक वो तलवार चलाना सीख रहा है, इस उम्र तक वो घुड़सवारी लाजमी सीख रहा है, इस उम्र तक वो बैठा हुआ अपने हल्के में, वहाँ जो बातें हो रही हैं, जिन लोगों की सोबत में बैठा हुआ है, तो वो जो बातें कर रहे हैं, शेर हो रहे हैं, शायरी हो रही है, और वो जनाब लेने वो जा रहा है, सैकड़ों साल तक उनका चला जा रहा है, 5, 6, 10, 20, 30 नस्लों पहले तक या 1000 नस्लों तक वो लेने पढ़ रहे हैं। तो वो सारी बातें होती थी जो सोबत से आ रही थी। सही है, सोबत से आ रही थी, वहाँ उस पर रिवाज था। और अभी भी आप जिस तरह की सोबत के लोगों में बैठेंगे तो आप के अंदर वो चीज़ आना शुरू हो जाएंगी। रसूलुल्लाह फरमाते थे, मफ़हूम है कि अर्रजुलु अला दीनी खलीली, कि इंसान जो है, मफ़हूम उसका ये है कि वो अपने दोस्त के मज़हब पर होता है। ठीक। फल यंजुर अहदुकुम, बस तुम में से हर कोई एक शख्स ये देखे मन युखालिल, कि वो किसको दोस्त बना रहा है। सही। तो जिस तरह के एट्रीब्यूट्स आप चाहते हैं ना, जिस तरह के एट्रीब्यूट्स आप चाहते हैं, आप उन्हीं लोगों में उठना बैठना। देखें, एक सिंपल सेइंग, इसको अगर मैं और डिफाइन कर दूँ थोड़ा सा, कहा जाता है कि अब हम आईक्यू की बात कर लेते हैं। सही है। आईक्यू क्या है? वो कहते हैं कि अगर आपको अपना आईक्यू देखना है ना, तो योर आईक्यू इज़ द एवरेज आईक्यू ऑफ द 5 पर्सन्स यू हैंग अराउंड विद। आप ये देख लें कि वो 5-6 लोग जिनमें आप उठ रहे हैं, बैठे, बस जो उनका आईक्यू है ना, वही आपका आईक्यू है। आप अपने को कुछ पर जो मर्जी समझें। अब आप अगर 8वीं के बच्चे हैं, लेकिन अगर आप बैठ रहे हैं पीएचडीज़ के अंदर, अल्टीमेटली एक वक्त आएगा कि आपका आईक्यू उस लेवल पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप पीएचडी हैं और बच्चों में बैठ रहे हैं, गली मोहल्लों में बैठ रहे हैं, ढाबे पे बैठ रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक दिन आएगा कि आप आईक्यू उनसे भी लोअर हो जाएगा। कोई पहचान ही नहीं का कि जरी साहब आप पीएचडी हैं। तो ये सोहबत, उसका बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज किसी हद तक सपोर्ट करती है, लेकिन असल चीज़ आपकी सोहबत होती है, यानी कि आप किन लोगों के दरमियान उठते बैठते हैं, वो आपको फिर उस विजडम तक लेके जाने में मददगार साबित होता है। वो कहते हैं ना, बाज बाज कबूतर बकबूतर। ठीक। अच्छा, अब आपने अभी जिक्र किया कि एक साहब जो किसी कंपनी के डायरेक्टर थे, वो
उनका आपने जिक्र किया। अच्छा, मुख्तलिफ पेशे हैं ना हमारे पास, प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, तो या और भी जो भी टीचर भी हैं वन अब तो खैर, तो आपका क्या ख्याल है कि यानी उनको प्रैक्टिकल विजडम जो है वो किस तरह फ़ायदेमंद हो सकती है, वो किस तरह इसको अवेल, या उनके जो क्लाइंट्स हैं वो उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो देखिए प्रैक्टिकल विजडम है क्या। प्रैक्टिकल विजडम जो है वो ये है कि टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम इन द राइट वे। ओके, बस ये बेसिक डेफिनेशन, इसके साथ स्टक रहे हैं हम। टू डू द राइट थिंग सही है। एट द राइट टाइम इन द राइट वे। अब आप मुझे वकील समझ लें, कायद आज़म ने कहते हैं कि आज तक कोई मुकदमा हारा नहीं। वजह क्या थी? कायद आज़म का, अब हम देखें, यह है कैरेक्टर बिल्डिंग। प्रैक्टिकल विजडम बेसिकली एक कैरेक्टर बिल्डिंग स्किल हम वो इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं अपने अंदर, या चाह रहे होते हैं कि हमारा कैरेक्टर इंप्रूव हो। ठीक है, सही है। तो कायद आज़म ने क्यों नहीं हारा? क्योंकि कायद आज़म ने कभी कोई झूठा मुकदमा लिया ही नहीं। सही, सिंपल एज दैट। अब ये कैरेक्टर की एक बुलंदी है ना। एक बंदा है जो कि मौलवी नहीं है, जो कि मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं है, जो कि कोई ऐसा नहीं है, आपको देखें, लेकिन उसके आप यानी कि क्लास देखें कि उन्होंने कभी कोई झूठा मुकदमा नहीं लिया। तो अगर वकील हमारे झूठा मुकदमा लेना छोड़ दें, क्योंकि जब हम दो पार्टियां होती हैं तो उसमें से एक तो गलत होती है, ठीक है, या एक डॉक्टर है, वो अपने जो मेडिकल कंपनी जो उसको जो एल्योर करती हैं, उसको जो फ़ायदा पहुंचा रही होती हैं अंडर द टेबल, वो लेना छोड़ दे और वो सही डायग्नोसिस करे और सही दवाई उसको लिख दे पेशेंट को, तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल विजडम तो उसके काम आएगी। अगर वो इस पे बिलीव करता है तो, नहीं करता तो ठीक है, फिर जो माशरे में हो रहा है वो लोग ठीक है। अच्छा, आपने अभी कायद आज़म की मिसाल दी, वैसे मैं आपसे करंट सिचुएशन में पूछना चाहूँगा कि आपके पास कोई ऐसी कि जहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ तो जी बहुत है, और लेकिन प्रैक्टिकली विजडम होना नज़र नहीं आता, या मैं एक और भी इसको इस अंदाज से हम पूछ सकते हैं कि विजडम का मतलब हिकमत है ना। जी जी जी। और इस वक्त एक चालाकी भी माशरे में बड़ी पाई जाती है ना, उसको बहुत अक्लमंदी की अलामत समझे। अभी आपने कहा गलत मुकदमा लिया ही नहीं, लेकिन अभी तो सीन ये है कि अगर आप गलत मुकदमा नहीं लेंगे तो आप बेवकूफ़ आदमी हैं, क्योंकि पैसा तो आता गलत मुकदमे के नतीजे में, यानी गलत काम से पैसा बनता है और आपको पैसा बनाना नहीं आता, तो आप तो बेवकूफ़ हो गए, आप अक्लमंद तो नहीं हुए। तो ये कौन कैसे डिफ़र होगा कि ये इस वक्त यानी बेवकूफ़ वो है या बेवकूफ़ ये है, और हिकमत और चालाकी कहाँ एक दूसरे के साथ फ़र्क करती है? अब ये जो बात आप कह रहे हैं ना, जी जी, अब ये जो बात आप कह रहे हैं, अब आप ये देखिए कि ये बात जो है मुझे समझ आ रही है, या ये बात किसने तय की है कि मैं अगर मुकदमा गलत नहीं ले रहा हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ? ये बात किसने तय की है? ये मैंने ही तय की है ना, तो सोसाइटी ने ऐसा कर दिया, हाँ, बना दिया, ठीक है ना, ये हम ही ने तय की है। अब हम ही इस बात को हम इस बात की कोशिश करें कि हम उन्हें बताएं कि भाई ये बेवकूफ़ी जो तुम हमें बेवकूफ़ समझ रहे हो ना, ये हम बेवकूफ़ नहीं हैं। जो बंदा झूठा मुकदमा नहीं ले रहा वो असल में बेवकूफ़ नहीं है। असल बेवकूफ़ वही है जो झूठा मुकदमा ले रहा है। असल बेवकूफ़ वही है। भाई यही सवाल है, कैसे बताएं जबकि वो सोसाइटी में देख रहा है वो बंदा फ़ायदा उठा रहा है कि जो गलत काम कर रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब उसका लेंस हम बड़ा करेंगे, उसका हम लेंस बड़ा करेंगे कि भाई ये जो आप काम कर रहे हैं इसका असर जो है वो कहाँ तक जा रहा है, इसका असर कहाँ तक जाएगा। अब आप कहने वाले ने कहा कि आप इस दुनिया में रहते नहीं हैं, आप इस दुनिया से गुजर रहे हैं। अब मेरी जो डेस्टिनेशन ही ये नहीं है, मैं गया हूँ ट्रेन से सफ़र कर रहा हूँ और बीच में मरी का स्टेशन आ गया, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब मैं वहाँ पे जाके रिजॉर्ट बनाने की तैयारियाँ शुरू कर दूँ तो मुझे तो लोग बेवकूफ़ी कहेंगे ना, और मैं अपने लिए तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ यार, इतनी खूबसूरत जगह है मेरी काम। तो असल में हमारा जो पैराडाइम है ना वही सही नहीं है। इस दुनिया में रहने का पैराडाइम ही हमारा वो शिफ्ट होना चाहिए कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, मेरा तो ये मंजिल ही नहीं है, मंजिल तो मेरी बहुत आगे है, बहुत आगे मंजिल। वहाँ के लिए सारे काम उल्टे हैं, वहाँ पे ये काम मुझे उल्टे पड़ जाएंगे जिन्हें आज मैं जिन्हें मैंने अपना बेंचमार्क बनाया हुआ है, ये मुझे बिल्कुल उल्टा पड़ने वाला है। और उससे पहले हम वो क्या काम करें कि हमारी आंखें खुल जाएं और हम वाकई प्रैक्टिकली हम वाइज हो जाएं, हम रियल सेंस हम वाइज हो जाएं, रियल सेंस वाइज हो जाएं। वरना तो देखें, आप रहीकुल मखदूम की बात कर रहे हैं, आप किताबों में वाक़े पढ़ें कि जितने भी लोग गुजरे, ये अरब के हमारे मुशरिकीन गुजरे, कुफार गुजरे और नबियों के मुखालिफिन गुजरे और बड़े बड़े, तो ये सब अपने आप को वाइज ही समझते थे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ है, उनके ज़िम्मे उनके पास क्या आया सवाए हलाकत के, डिस्ट्रक्शन के,
कुछ भी नहीं आया। तो ये हमने एक सेंस ये भी देना है कि भाई आप दें आप, और हमने ऐसे देना है कि उस यानी कि अगर वो समझ लें तो अच्छी बात है, मतलब उनमें उसमें उनका फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है कि ये जो दुनिया है ये एक गुज़रगाह है, ये एक खुदा की स्कीम के तहत चल रही है। अब इसमें एक जो बुनियादी बात है ना, अब ये देखें, अब जब आप प्रैक्टिकल विजडम की बात करते हैं तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारा जो बेसिक पैराडाइम है वो ये है कि जहाँ पे इस वक्त अगर मैं मर्सिडीज़ बेंज में बैठा हूँ, रोल्स रॉयस मेरे पास है, या मैं डिफेंस फेज़ 8 में रहता हूँ, तो ये अल्लाह ताला ने जो है ना मुझे क्या दिया हुआ है, ये मेरा इस्तेहकाक था, ये मेरा हक था। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक, ये एक टेस्ट है। अब मैं आपको बताऊं, सबसे बेहतरीन मिसाल इसकी मिलती है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, और एक जुमला बहुत आपने देखा होगा बड़े बड़े मकानों पे लिखा होता है, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये जुमला कहाँ है, ये जुमला कहाँ है, आप कहेंगे भाई तो कुरान की आयत है, लेकिन ये आधी बात है, ये आधी बात है। अब टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, अब ये देखें, ये जुमला क्या है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी मुमलिकत अल्लाह ताला ने आज तक किसी को दी नहीं है और ना कभी देगा, तो वो आप उस शख्सियत का थोड़ा सा यानी कि अगर आपको मैं कहता हूँ कि आपसे इस गुलशन इकबाल की इस ब्लॉग की आपको हाकिमियत दे दूँ ना, तो आपका एक लेवल हो जाएगा, आप फील तो करें उसको। और कहाँ ये कि एक ऐसा शख्स है जिसको जो हवाओं पे हुकूमत कर रहा है, जो जिनों पे हुकूमत कर रहा है, इंसानों पे हुकूमत कर रहा है, पूरी दुनिया पे हुकूमत एक तरीके से चल रही है उसकी, वो शख्स, और वो परिंदों की बोलियां समझ रहा है, जानवरों की बोलियां समझ रहा है, और ये जब वो गुजर रहा है उसका लश्कर जा रहा है, एक ह्यूज लश्कर है उसका, एक छोटी सी चूंटी है, वो कहती है कि ए चूंटियों या यूहन्नमल, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, अपने गारों में, अपने रहने की जगहों में दाखिल हो जाओ, कि एक सुलेमान का लश्कर गुजर रहा है और वो तुम्हें अननोइंगली तुम्हें कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। अननोइंगली यानी कि नबी किसी को नोइंगली तो नुकसान पहुंचाने का सोच नहीं सकते, और कीड़ी भी इस बात को, उस चूंटी इस बात को समझ रही है, जान रही है कि अननोइंगली सुलेमान का लश्कर ऐसा करेगा, नोइंगली नहीं करेगा। नोइंग ये पॉइंट है, ये करेक्टर बिल्डिंग है, ये पर्सनैलिटी का एक ट्रेड है, एक करेक्टर का ट्रेड है कि एक मुसलमान, ये एक इंसान नोइंगली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है। अब वो जब वो कहती है तो अब सुलेमान उसको उठाते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उसको देख के मुस्कुराते हैं। और आप सोचें कि अगर आप यानी कि आपको कोई ऐसी पावर मिल जाए या मुझे ऐसी पावर मिल जाए तो हमारा हाल क्या होगा। और उस नबी का हाल ये है, उस यानी कि वली का, क्या मैं अर्ज़ करूँ आपसे, करोड़ों रहमतें अल्लाह ताला की, कि जब वो उसे उठाते हैं तो मुस्कुराते हैं और फिर एक जुमला कहते हैं कि हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल है। अब जब ये कह दिया, यहाँ बात कंप्लीट नहीं हुई है, बिल्कुल इसके साथ ही जुड़ी हुई है कि ये मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है कि वो, ताकि वो देखे ताकि वो देखे कि मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ या मैं कुफरान नेमत करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो मुझे पावर्स दी है ना, कि मैंने इस चूंटी की बात को, अब आप सोचें, एक चूंटी आपसे अभी बात करने लगे, आपका क्या हाल होगा? क्या एक बिल्ली आपसे बात करने लगे, आपका क्या हाल होगा? ठीक है। जब आप थोड़ा सा इसको एज्यूम करें ना अपने ऊपर, थोड़ा सा अपने ऊपर तारीख करें इनके, यार ये पावर्स मेरे पास आ जाएं, तो आप कितने दुनिया से कितने मावरा अपने आप को समझने लगेंगे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का फ़ज़ल है कि वो देखे कि ये मुझे, कि मैं शुक्र करता हूँ या मैं कुफ़रान नेमत करता हूँ। तो ये पॉइंट है कि दुनिया में जितनी नेमतें आपको मिली हुई हैं, जितनी नेमतें मिली हुई हैं, वो आपको इसलिए मिली हुई हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, कि वो अल्लाह ताला ये देखेंगे कि हम उसका शुक्र अदा करते हैं या हम उसका कुफ़रान नेमत करते हैं, उसका हक़ अदा करते हैं, उसको पॉजिटिवली यूज़ करते हैं या नेगेटिवली यूज़ करते हैं। और ये इसकी बुनियाद पर मेरा और आपका आखिरत का जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ हमें अबोर्ड करना है, हमने जहाँ पे जाना है, जो सूरह फजर की आखिरी 2 आयतें हैं, तो वहीं पर ये फ़ैसला होना है कि हमें खुदा कैसे पुकारेंगे। क्या या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना कहेंगे, इरजी इला रब्बी, कि मुझे फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती कहेंगे, या हमें कहीं दूसरी जगह पे फेंक दिया जाएगा। वो वहाँ पे जो चीज़ें मिलेंगी वो इस्तेहकाक की बुनियाद पर होंगी। सही। वो अतिया की बुनियाद, अभी दुनिया में जिसको जो मिला हुआ है वो अतिया खुदाबंदी है, उसका हक़ नहीं था। हम जब से ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं ना, तो हम वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि जी हम तो कॉर्पोरेट में दुनिया में बड़ा यूज़ होता है कि हम तो एक फैमिली हैं, हम तो फैमिली हैं और यूँ है वो है। तो कहने वालों का भी हम फैमिली नहीं हैं, हम टीम हैं, टीम। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फैमिली एंड टीम। हम यहाँ पर जाग के अंदर टीम हो सकती है, फैमिली नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि टीम को मैं चूज़ करता हूँ,
और अपनी फैमिली को मैं चूज़ नहीं कर सकता कि मैंने किस वालिद के घर पैदा होना है, किस वालिदा के घर पैदा होना है, किस मोहल्ले में पैदा होना है, किस क्लास में पैदा होना है, मिडिल क्लास में, अपर क्लास में, वटेवर, किस मोहल्ले में, किस मुल्क में, यूरोगाय में पैदा होना है या पैरागॉय में पैदा होना है, मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं पता, ये मेरा काम नहीं है। तो ये फैमिली को मैं चूज़ नहीं कर सकता। तो आई कैन नॉट चेंज माई फैमिली बट आई कैन चेंज माई टीम एज वेल। तो अब मसला कहने का ये है कि अब ये जो फैमिली और टीम का कॉन्सेप्ट है ये भी गलत है। हम कॉर्पोरेट में टीम होते हैं, फैमिली नहीं होते। सही ठीक है। तो ये मैं आपसे अर्ज़ करता कि दुनिया में जो चीज़ मिली है वो अतिया है, वो अतिया है, वो हमारा इस्तेकाक नहीं है। ठीक है। मैं अच्छा, आपने अभी बड़ी अच्छी तफसील से ये बात भी बता दी, लेकिन मैं ये एक और भी जानना चाह रहा था बात कि रॉन्ग डिसीजंस या दानिस्ता गलत काम में इन्वॉल्व होना और उसको चालाकी कहना, अक्लमंदी कहना, तो आपके ख़्याल में उसका नताइज सिर्फ आखिरत में ही इंसान के सामने आते हैं या दुनिया में भी अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि जो गलत करेगा उसके कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा? वो देखिए ऐसा होता है। उसमें यह है कि इंसान जल्दबाज है। ठीक है। इसको आप यूँ ले लें कि मैं सपोज़ आज फजर की नमाज़ मैंने नहीं पढ़ी, मिसाल के तौर पे, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि मुझे फ़ौरन ही 2 घंटे बाद उसका कोई ना कोई रिवॉर्ड मिल जाए ना, ये नेगेटिव। मैंने कायनात के मालिक के आगे झुकना था ना, तो मैं नहीं झुका, मैं नहीं झुका, कोई भी रीज़न हुई, और मेरी जुर्रत ही कैसी हुई कि मैं सोता रह गया। सही बात। हाउ कम, हाउ डेयर यू यार। वो मुझसे ऐसे बात करे अगर कि अगर मुझे पकड़ने पे आ जाए वो जल्दबाजी में, तो मैं तो ज़ोर की नमाज से तो फारिग हो जाऊँ, दुनिया से निकल जाऊँ। सही बात। ठीक है ना। तो ये जो खुदाबंदी खुदूस आलम की जो ये जो एट्रीब्यूट है, यही आपके अंदर, यानी कि ये वो इतनी बड़ी एट्रीब्यूट है कि वो हर वो कौन, जब वो रहमान कहते हैं ना, जब वो रहमान कहते हैं, रहमान का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो तो उसको भी यानी कि पाल रहा है, जो कि उसको मानते ही नहीं है जो उसको मानते ही नहीं है। ठीक है। तो जो उसके फरमाबरदार हैं, एग्जैक्टली, बज़ाहिर वो थोड़ी वो और मुश्किलों में नज़र आते हैं। तो दुनिया का जो स्टाइल है ना, वो स्कीम डिफरेंट है। हमने उस स्कीम हमने इस स्कीम को समझा नहीं है, हमने इसको इस तरह से देखा है कि हमें मुस्तकिल यहाँ रहना है। जब हम मुस्तकिल की बुनियाद पे हम जब देखते हैं तो वो वही सोच सही होती है कि ठीक है जी, लूट लो, मार लो, यहाँ से गज़ब कर लो, यहाँ से चीज़ें ले लो, उसको धक्का दे दो, अपना फ्यूचर बनाओ, अपना करियर बनाओ। लेकिन जब आपको पता है यार यहाँ तो मैं एक टेस्ट के लिए भेजा गया और मुझे कोई हंसी देख भी रही है, मुझे वॉच कर रही है, CCTV कैमरे लगे हैं, वो समवन इज़ राइटिंग देयर, और मुझे जाना है, और एक नया अवार्ड है मेरे लिए, एक नया PC मेरे लिए बना हुआ है, एक नया हिल्टन मेरे लिए बना हुआ है, कहीं पे बना के रखा गया है, मुझे तो सभी थोड़ी देर के लिए देखा जा रहा है। जब ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर बिल्डअप हो जाएगा और बहुत स्ट्रांगली होगा, तो अल्टीमेटली आपकी ओरिएंटेशन ही डिफरेंट हो जाएगी ना। ये मतलब ओरिएंटेशन का आपकी। सही। अच्छा सर, ये इस वक्त एक बड़ा इशू जो है ना वो आया हुआ है जेन ज़ी के साथ, जी। या यूथ के साथ, और वो इशू है कि वो आउट ऑफ फोकस है। या 3 बातें मैं अक्सर समझता हूँ कि जो मुझे नज़र आता है ना, वो ये है कि सब कुछ हासिल हो जाए, जल्दी जल्दी हासिल हो जाए और वक्त से पहले हासिल हो जाए। इस वक्त इस माइंडसेट के साथ दुनिया चल रही है। यानी जो हमारे सोशल मीडिया पे चीज़ें दिखा रहे हैं कि फ़लाँ उम्र में उसको इतने लाख कमा रहा है, वो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ, उसको रोज़ाना 10 लाख 5 लाख रुपए की आमदन है और फ़लाँ कर रहा है। अब हर नौजवान सोच रहा है मुझे मिल जाए, मुझे गाड़ी भी मिल जाए, घर भी मिल जाए, बंगला भी मिल जाए, मैं सब हासिल कर लूँ, मैं दुनिया भी घूमना शुरू कर दूँ, मैं जहाज़ों में बैठ जाऊँ, ये सारे काम मैं कर लूँ। तो अब यानी हम इसको कोई निसाब का हिस्सा बना सकते हैं। ये जो नौजवान नस्ल है हमारी, ये जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां हैं, इनको ये बात कैसे समझ में आएगी कि महज ये आप जिस सिस्टम में हैं, इस सिस्टम से सब कुछ हासिल नहीं होगा, इसके पीछे कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको आप प्रैक्टिकल विजडम कह लें, या ये समझना है कि असल में सब कुछ खालिक कायनात के हाथ में है, मैं एक किसी हद तक मैं अपना रोल प्ले करूँगा। ये इसको किस तरह हमने एक इस्लामियात का ज़मीमा तो लगाया हुआ है जो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये विजडम तो बहरहाल वो नहीं वहाँ से हासिल कर पा रहे। देखिए, एक में ये सवाल मुझे आप ना रिकॉल करवाइएगा, आपने जब सवाल किया ना, मैं इससे पहले थोड़ी सी बात और कर। जी। आप यकीन जानिए कि हम जब बच्चे थे तो हम पढ़ते थे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, कि वो जा रहे थे और काफ़िले के साथ उनकी वालदा ने जब किया तो उनकी बगल में जो पैसे थे वो सी दिए। जब डाकू ने हमला किया और सबका माल छीना और उस बच्चे के पास भी आए, तो उसके बाद पहले तो उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन डाकू के जो सरदार थे जब उन्होंने पूछा भाई तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं है,
तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास पैसे हैं, और वो इधर मेरे कपड़ों में फलानी जगह सिले हुए हैं। तो वो उन्होंने जब फाड़ा उसको तो उसमें पैसे निकल आए। तो उस डाकू ने कहा कि बेटा आप तो ये छुपा सकते थे, आपने क्यों नहीं छुपाया? तो उनका मेरी वालदा ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना है। मेरी वालदा ने कहा था, अब वो कितना बड़ा बच्चा होगा कि उसने अपनी वालदा की बात को इतना सीरियस ले लिया, और वो क्या वालदा होंगी। अच्छा, अब मसला पता है क्या हुआ? मसला ये हुआ कि ये जो एक टर्मिनोलॉजी मैं यूज़ करता हूँ, हमारे यहाँ यूज़ होती है, लेसन लर्नड कहते हैं उसको, लेसन लर्नड, कि हमने किताबों में बड़े ज़बरदस्त किस्से लिख दिए, बना दिए, बट हमने ना उनसे लेसन लर्नड नहीं लिया, कि उससे जो सबक लेना चाहिए था ना वो हमने नहीं लिया, वो हमने नहीं लिया। अगर मेरा टीचर बचपन में मुझे पढ़ाता इस तरह, वो मेरे अंदर ये चीज़ इंड्यूस करता किसी तरीके से कि बेटा देखो बड़े लोग कौन होते हैं जो झूठ नहीं बोलते। अब मैं नर्सरी में 74, 76 में, 78 में बैठा हूँ एक बच्चा, आज वो कैसी नस्ल होती है आपके पास, जिसके बच्चे के दिमाग में ये होता है कि अब्दुल कादिर जिलानी इतनी छोटी उम्र में थे और बड़ी दूर थे अपने घर से, और नन्हे से बच्चे थे और उन्होंने झूठ नहीं बोला। तो ये जब आपकी घुट्टी में ये बात आ जाती, तो आप मुझे बताएं कि आपको कितना टाइम लगता है एक अच्छी नस्ल तैयार करने में, और कितना पैसा आपका खर्च होता। वो तो आप क्लास मोहल्लों से पढ़ रहे थे, बचपन से पढ़ रहे थे। लाइकवाइज हमने पढ़ी, वो नज़म पढ़ते थे बचपन में अल्लामा इकबाल की, जुगनू की। तो उसका आखिरी शेर क्या है लोग वही जहाँ में अच्छे जी, आते हैं जो काम दूसरों के। अभी क्या ये जो स्टैंजा है रज़ी भाई, ये क्या, ये एक पूरा विजन है, ये सिर्फ एक शेर नहीं है, एक शेर नहीं है कि एक उर्दू की एक इमला का इशू नहीं है सही कि मुझे जुगनू लिखना आ जाए, जहाँ लिखना आ जाए, अच्छे काम, नहीं 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 माय फ्रेंड, ये तो पूरा एक लाइफ का एक सफ़र का आपको एक उन्होंने बेंचमार्क दे दिया, एक विजन आपको दे दिया। अब इस विजन के साथ आप बड़े हों, सही आते हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। अब जब इस विजन के साथ आप बड़े होंगे तो आपको क्या टीम बिल्डिंग पे करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी? सही बात। मुझे बताएं, क्यों हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करेंगे? जब कॉर्पोरेट पे होंगे तो हम कहेंगे नहीं यार ठीक है यार, ये डिज़र्व करता है, रज़ी डिज़र्व करते हैं, ठीक है जी, इनको तो देना चाहिए, मैं खुद देता हूँ, मैं तो हालांकि मैं एक लेवल पे होके आपसे कॉम्पीट नहीं करूँगा, बल्कि कोलैबोरेट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि कोलैबोरेशन के अपने फ़ायदे हैं। ऐसा ही है, कोलैबोरेशन के अपने फ़ायदे हैं, कॉपरेशन के अपने फ़ायदे हैं जो कि अनमैच्ड हैं, ऐसा ही और वो बहुत ज़्यादा हैं। बज़ाहिर अभी जो मुझे फ़ायदा मिल जाएगा उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, मैं अब सवाल पे आ रहा हूँ। वो जो आपकी, मैं असल में ये सवाल मेरा बाद में आना था, जिसका जवाब आपने दे दिया। मैं पूछना चाह रहा था वालिदैन को क्या करना चाहिए, तो उसका आपने कहा कि वालिदैन को असल में मसला ये है कि वालिदैन भी यही समझ रहे हैं ना इस वक्त सोसाइटी में कि वक्ती फ़ायदा हमारे बच्चे को मिल जाए। अब क्या, अच्छा अब आप जी, मैं जो सवाल कर रहा था वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल लेवल पे बात कर रहा था। उसमें ये है कि उसमें एक चीज़ है कि जो कि समझाने की ज़रूरत है। पहली बात तो कि स्कूल कॉलेज में होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि उसमें हर महीने 15 दिन बाद कोई ना कोई एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट से मुराद है कोई भी तजर्बेकार आदमी, आपके मोहल्ले के अंजुमन के कोई सदर हों, या एक ऐसे साहब जिन्होंने 8 बेटियों की शादियाँ की हों, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़े ओहदे पर हों, मगर ये बहुत बड़ा काम है सही है कि उसने 8 बेटियों की शादी की हैं यार। तो वो साहब आएँ और आके आधा पौना घंटा बच्चों से बात करें, अपने तजर्बात उनको बताएं, 8वीं 10वीं के लड़कों को, बच्चों को बताएं, कॉलेज के लड़कों को बताएं कि लाइफ में क्या होता है, या अपना कोई ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या सुनाएं कि जिससे उनको सबक मिले कि यार मेरे साथ ये हुआ तो मैंने ये किया। जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी डॉक्टर सलीश ठाकुर की, वो ज़िंदगी का सबक उन्होंने हमसे शेयर किया, ठीक है। तो ये आपको वो जो बुजुर्गानी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी सोबत से आपको फैज़ लेना ही लेना होगा। वो आपको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? जब आप उनको बुलाएंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद बैठेंगे। तो आजकल तो हमारे पास बैठने का टाइम नहीं, तो चलो ज़बरदस्ती हम इस तरह कर लेंगे, क्योंकि कॉलेज में जो एक्टिविटी होगी वो तो करनी है ना बच्चों को। सही है, ठीक है, घर आके तरीके वो तो अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर पा रहे, बेचारों का सर ही नहीं उठ रहा है, ठीक है, लेकिन कम से कम वहाँ तो बात हो सकती है। कोई ऐसा पीरियड, कोई ऐसा इवेंट है जिसमें कि वो कोई साहब आएँ और बात करें। अच्छा, दूसरी बात है कि जो समझने की ज़रूरत है वो, जब आप जो कुरान है हमारा, कुरान मैंने अर्ज़ किया कि लेसन लर्नड है, तो लेसन लर्न आप कुरान को भी जब आप देखें ना, देखिए अब हुआ क्या कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ल्यूमिनेसेंस है, ट्रांसेंडेंस है, लेकिन जब जैसे ही आपने इसको एप्लीकेशन फॉर्म में मुझे दे दिया, तो अभी ये मेरे लिए मज़ा आ रहा है, मुझे ये लाइट अच्छी लग रही है, मैं इसे यूज़ भी कर रहा हूँ, अब मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। सही।
तो कुरान से जो है ना मैं क्यों पीछे हूँ, इसलिए कि है ना मुझे वहाँ पे कोई एप्लीकेशन नज़र नहीं आती। वहाँ पे बस मुझे सवाब नज़र आता है, अरबी नज़र आती है, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, रमज़ान रोज़ा ये वो, ठीक है। लेकिन वहाँ उस मेरी लाइफ में क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं, मेरी लाइफ के बारे में क्या है। मिसाल के तौर पर एक बड़ी बात बताऊँ इससे पहले कि कश्मीर के अंदर एक वाक़या था, जो मकबूजा कश्मीर है हमारा, उसमें एक अंजुमन है जो दावत का काम करती है, कुरान देती है। तो वो एक दफ़ा क्या किया कि वहाँ पे जो JOC थी, जो रेजिमेंट थी वहाँ की छावनी, वहाँ चले गए और वहाँ जाके कुरान के वो अपने नुस्खे जो थे ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो कुरान वहाँ लेके चले गए। तो वहाँ गए तो वहाँ के जो बैठा था मेजर या कर्नल वगैरह जो हेड था वहाँ का पूरे उस रेजिमेंट का, तो उसने कहा कि मैं इसको क्यों पढूं, मैं इसको क्यों पढूं, ये तो मुसलमानों की किताब है। सही। तो वो जो साहब गए हुए थे पतले दुबले से थे बेचारे, लेकिन अल्लाह की शान की ऐसा अल्लाह ताला ने उन पे ये बात खोली और ऐसा जलाल उन्होंने आया, उन्होंने कहा, और उन्होंने बड़े रोब से कहा कि ये अल्लाह की किताब, ये मुसलमानों की किताब नहीं है, ये अल्लाह की किताब है, ये मुसलमानों की किताब नहीं है, ये अल्लाह की किताब है। जब उसने ये कहा, वो कहते हैं जब मैंने कहा तो उसने उसको उस किताब को सर पे रख लिया, कुरान को, कहने कि अब आपने जब बता दी अल्लाह की किताब है, अब मैं इसे पढ़ूंगा। पहले मैं इसे ये समझते रहता था कि ये मुसलमानों की किताब है। तो पहले तो इस कॉन्सेप्ट को दूर कर लें कि ये किताब है, ये डिवाइन रेवलेशन है, इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब कोई भी पढ़ ले, अपने आप को वो डिक्लेयर ना भी करे कि आई एम मुस्लिम, बट उसको फ़ायदा देगी। डिवाइन नॉलेज है, वो फ़ायदे देती है। तो इसमें एक ये नुकसान हुआ ना, जिन्होंने प्रैक्टिकल विजडम सिखानी थी उन्होंने भी इसी पे लगा दिया ना कि इसमें इतनी सवाब इतना, तो लोगों ने उससे भी प्रैक्टिकल विजडम लेना छोड़ दी। एग्जैक्टली ना, ऐसा हुआ ना। अब इसमें जगह जगह आपको अगर आप जानना चाहें तो आपको मतलब मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं, बात हो सकता है बहुत लंबी भी ना हो जाए हमारी, कि अब जैसे पहली बात ये है कि जो आपने कहा कि हम बहुत जल्द करना चाहते हैं, तो पहले देखिए कि खुदा ने इंसान को पैदा कैसे किया। जो खुदा है जो जिसने ये सारा निज़ाम बना दिया, जिसने सारा ये स्टेज सजा दिया, जिसने जेंजी बना दिए, मिलेनियल बना दिए, जिसने एक्स जनरेशन एक्स बनाई, वाई बनाई है, जिसने आदम को बनाया, उसने आदम को बनाया कैसे है, वलक़द खलक़नल इंसाना, ठीक है, सल्साल मिन हमाई मसनून, सही। मिन हमाई। अब उसने स्टेजेस बनाए कि हमने कैसे बनाया इंसान को। हमने पहले अब तुराब है मट्टी, उस मट्टी में आप मिलाएं पानी तो वो कीचड़ सी हो जाएगी। अब उसको हम कहेंगे तीन है, ये तीन लाजिब। अब उसमें जब फर्मेंटेशन होगी ना तो वो तीन लाजिब होगी। अब उस तीन लाजिब से, उस मट्टी से क्या हो रहा है कि वो तीन लाजिब मट्टी बनी, उसमें एक फर्मेंटेशन हो रही है, थोड़ी सी स्मेल आने लगी, उसको हमने थोड़ा और इंक्यूबेशन कर दिया, उसका इंक्यूबेशन टाइम बढ़ा दिया। अब वो क्या हो रहा है कि वो उसमें एक सड़ान भी पैदा हो गई, बदबू पैदा हो गई, और हमाई मसनून कह दिया उसको। उसके बाद उसको थोड़ा सा फायर का टच हमने दिया, थोड़ा फिर वो ठेकरी सी बन गई, खनखनाने लगी, उसको कहते हैं सलसाल। उससे बाद उस सलसाल को अल्लाह ताला ने कहते हैं, हमने उसको फिर उसकी फिनिशिंग टचिंग की है, उसके बाद हमने उसमें रूह फूंक दी। भाई खुदा चाहते तो कहते रही कुम आदम, तो आदम तो ये खड़े हो जाते, सही हो जाते। लेकिन अब वो खुदा कह रहे हैं कि हमने उसको कैसे बनाया है, एक प्रोसेस से गुजारा है, तो दुनिया में हर काम जो प्रोसेस से होगा वही आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा। आप एक बाल्टी है, उसको आप बहुत ही तेज़ धार पानी के नीचे रख दें, फिर भी आप ये तो नहीं होगा कि कभी कि आपने नलका खोला और वो फ़ौरन भर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो टाइम लेगी, एग्जैक्टली 1 मिनट लेगी, पहले होता था 5 मिनट ले दिया, होता था आधे मिनट भर जाए, बट आधा मिनट वो लेगी। तो जो प्रोसेस है, सही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। जल्दबाजी हेस्ट मेक्स वेस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हम जिन कौमों का जिक्र करते हैं, ठीक है, उनके अंदर वो बुनियादी इस्लामी अखलाकियात तो नहीं है, जी लेकिन वो यकीनन आपने भी शुरू में भी अमेरिका का जिक्र किया, बहरहाल वो सुपर पावर है, या जो यूरोप है वो इस वक्त रूलिंग पोजीशन में है, या आज सारे मुसलमान जो हैं वो इस वक्त बड़ी आजीज़ इंकिसारी वाली और बड़ी मगलूबियत की कैफियत में हैं, और उनके मुकाबले में जो है उसका जहाँ दिल चाहता है एक जंगली हाथी की तरह, सांड की तरह घुसता है, तबाह करता है, लोगों को मारता है, पीटता है। जो तुतकारे में फिटकारे में जिनको ज़िल्लत और अस्कनत अल्लाह ने तारी की हुई है, उनका ये हाल है। तो आपका क्या ख्याल है, कोई वो
मतलब कोई विजडम को वो प्रेफर करते हैं या किस चीज़ के नतीजे में वो ऊपर हैं और हम नीचे हैं? क्या है उनके पास ऐसा जो हमारे पास नहीं है आपके ख्याल में? या वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, प्रैक्टिकल विजडम उनके पास ज़्यादा है, या कुछ और चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर वो गालिब हैं और हम मगलूब हैं? देखिए दुनिया जो है ना, दुनिया, मैंने पहले अर्ज़ किया कि दुनिया की जो खुदा की यहाँ जो स्कीम है वो ये है कि ये एक आर्जी जगह है और दुनिया जो है वो दारुल असबाब है। ठीक है, दारुल असबाब है, जिसके बाद जितने रिसोर्सेज होंगे उसका जितना सही इस्तेमाल होगा अल्टीमेटली वो उसके काम आएगी। मिसाल तो मेरे पास बहुत सारी माइंस हैं गोल्ड की, अगर मैं प्रॉपर माइनिंग कर रहा हूँ, प्रॉपर मैं उसकी फिर बाद में उसको निकाल के रिसोर्सेज की एलोकेशन कर रहा हूँ, तो क्या पैसा मेरे लिए खर्च होना बंद हो जाएगा? क्या मना कर देगा कि नहीं मैं, आप तो काफ़िर हैं, आप ये 2 रुपये की बिस्किट में आप ये $2 या $1 मैं नहीं खर्च होता आपके लिए? ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। सही। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल सबब है। इसमें जो भी अब डिवाइन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लेकिन डिवाइन प्रिंसिपल ये होते हैं कि आप खुदा की शान देखें कि डिवाइन प्रिंसिपल आफाकी वो प्रिंसिपल जो खुदा की तरफ से उतरे होते हैं, जो कि आपकी फितरत में होते हैं कि उसके वो उस पर भी काम करते हैं जो खुदा को मानते ही नहीं है। सही। वो खुदा को जो मानते ही नहीं है उस पर भी काम करते हैं। मिसाल के तौर पर चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि डू नॉट ओपन द शॉप इफ़ यू कैन नॉट स्माइल, दैट्स इट। सही, बिल्कुल। अब एक बंदा है वो कहता है जी मैं तो शेखुल हदीस हूँ और मेरी दुकान में एक उसकी दुकान है, और एक दुकान है जो कि एथियस्ट है लेकिन वो बड़ा बाखलाक है, दयानतदार है, और जो शेखुल हदीस है हाफिजुल हदीस उन्होंने लिख के भी लगाया हुआ है कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। तो इंतहाई एंटी इस्लामिक स्टेटमेंट लगाई हुई, इंतहाई एंटी इस्लामिक, और ये सिर्फ एंटी इस्लामिक नहीं है, एंटी प्रिंसिपल एंटी, देखिए ना, क्योंकि जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं ना कि मार्केट चेंजेस बट प्रिंसिपल्स डोंट। ठीक है ना, तो अब ये आप देखें, एक मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वॉलमार्ट की बहुत पहले मैंने एक साहब से बात सुनी थी, वो अमेरिका में काफ़ी अरसे रहे, बहुत अरसे रहे, तो उन्होंने मुझे बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने हमें वो मैं अपने पल्ले से मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मतलब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो ही मेरी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट थी। मैं आज जो आपको बात सुना रहा हूँ कि कहने लगे जब मैं वॉलमार्ट में था ना, तो जब मैं अमेरिका में था तो मैंने देखा कि वहाँ पे ऐसा होता था कि पाकिस्तानी इंडियन लड़के ख़ास तौर से और बंगाली ये वहाँ से चीज़ें ले जाते थे और 6 महीने के बाद मैनेजर को वापस करने आते थे कि जी ये चीज़ सही नहीं है। और 6 महीने के बाद जब आते थे तो मैनेजर उनसे खामोशी से विदाउट एनी फर्दर आर्ग्यूमेंट वो चीज़ ले लेते थे। तो कहने लगे, मैंने एक दफ़ा एक मैनेजर से वहाँ की वॉलमार्ट से पूछा उनके एडमिनिस्ट्रेशन से कि यार ये जो लड़के आते हैं ये तो यूज़ की हुई चीज़ होती है, सही, तो यूज़ है, तो आप कैसे ले? कहते हमें पता है, वी नो दैट, यानी कि वो बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने कहा हम बेवकूफ़ नहीं है, हमें मालूम है कि ये चीज़ इन्होंने यूज़ कर ली है और अपना फ़ायदा इन्होंने इससे निकाल लिया है, जो इतने $1 की ली थी वो सारा इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अभी इनके पास जंग था तो हमारे पास बेच के हमसे फ़ायदा, हमें उल्लू बनाने आ गए, हम उल्लू बन जाते हैं। वाई? इसलिए मिस्टर सो एंड सो, क्योंकि हमें मालूम है कि ये स्टूडेंट्स हैं, इनके पास ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं, ये करना इनकी मजबूरी भी है, ठीक है। लेकिन 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 हम लॉन्ग टर्म में ये देखते हैं कि जब ये यहाँ से फारिग होके अच्छी हाई फाई जॉब्स पे जाते हैं तो बाकी ज़िंदगी वॉलमार्ट के अलावा कहीं नहीं जाते। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक। आप समझ रहे हैं बात? यानी कि उन्होंने उस रूल को कहाँ, यानी कि खुदा की शान देखें कि कहाँ वो अप्लाई हो रहा है वो रूल, किधर, कितने। अभी 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 हमारी जो ट्रेनिंग है ना, मैंने आपने अर्ज़ किया, ये काफ़ी चीज़ें एस्पेक्ट कवर करती है। हम इसमें अपने एक्सीडेंट्स प्रिवेंशन की ट्रेनिंग भी करवाते हैं साथ ही। अच्छा, जी जी। तो उसमें ये होता है, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अभी एक लाहौर के साहब हैं, उनका वो है शोरूम है, गाड़ी देते हैं रेंटल उस पर बेसिस पे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देते हैं। तो अब उनका मैं क्लिप देख रहा था, उन्होंने वो खड़े हुए थे बाहर और एक लड़का आ रहा है रॉन्ग साइड से, और जानने वाला था शायद होगा वहीं मॉल। उसने कहा आप मुझे जानते हैं? उसने कहा मैं आपको जानता हूँ। आपको कौन नहीं जानता? उसने कहा बेटा आप आ रहे थे रॉन्ग साइड से, आप आ रहे थे तो देखें रॉन्ग साइड से आते हैं तो यहाँ इस रोड पे ना बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं और ये है वो है, तो आपको मैं आप कोशिश करें कि देखें आप ना आए, क्योंकि कल एक लड़के का फ्रैक्चर हुआ, टांग वांग टूट गई। तो उसने कहा आप नहीं आएंगे? उसने कहा मैं नहीं आऊँ। उसने कहा अच्छा भी ऐसा करो, हमें वो लाओ भाई, गिफ्ट लाओ ज़रा, वो लाओ चीज़ जो। तो यकीन करें उसको नए बिल्कुल पन्नी पैक नए टायर्स अपनी जेब खास से उस बंदे ने उस लड़के को दिए।
अब उस लड़के का जो मोटिवेशन लेवल था ना वो उसकी शक्ल पे नज़र आ रहा था, हालांकि मैं तो वीडियो देख रहा हूँ, मैंने बनाया वहाँ खड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन वो उसका जो मोटिवेशन लेवल था और वो जितना अब इस पे डिटर्मिंड हो गया कि आइंदा यार मैं कभी नहीं आऊँगा रॉन्ग साइड पे। हालांकि उसने वही वाली बात है कि वो तो प्रैक्टिकल विजडम को यूज़ किया। हाँ, उससे क्या वो तो उससे वही बात है कि वो तो दूर है, वो तो टर्न बहुत दूर है और यूं है, और मुझे ऐसा खर्चा करना पड़ता है, पेट्रोल खर्च होता है, टाइम कहते हैं इससे आपकी जान से ज़्यादा नहीं। लेकिन अब वो बातें तो थी, वो हो गई, लेकिन 2 टायर्स उसने उसको दे दिए बिल्कुल नहीं। कहना अभी लगवाना है तुमने, कहना हाँ मैं अब बिल्कुल अभी जाके लगवाता हूँ। और उसके चेहरे पे वो जो एक मोटिवेशन आ गई ना, और उसने आप यकीन करें कि मतलब मैं इतना इंस्पायर हुआ उस चीज़ को देख के कि यार वाकई रॉन्ग साइड से आना कितना वो होता है कि मैं इंस्पायर होकर तो वो लड़का उसकी इंस्पिरेशन का क्या आलम होगा। ठीक। अच्छा सर, आपने अब क्योंकि हम आखिरी 1-2 क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं, तो मैं एक तो ये जानना चाहूँगा कि ऑब्वियस बात है, आपने शुरू में बताया कि 25 साल आपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में और गुजारे, मुख्तलिफ इदारों में गुजारे, ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी क्या हैं कि जो आपको लगता है कि इसकी वजह से आपकी प्रैक्टिकल विजडम में इजाफा हुआ, आपके अंदर आपकी सोच तब्दील हुई, निखार पैदा हुआ, आपके अंदर ये फैसला साजी की या विजडम को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने की सलाहियत पैदा हुई, और जिसकी वजह से यकीनन आप में हुई तो तभी आपने चाहा ना कि लोग भी इसको करें, इसके फ़वाइद हैं। तो क्या ऐसी 2-3 बातें हैं जिनको आप समझते हैं कि ये बड़े मेरी ज़िंदगी के काम हैं, या मेरी होने वाले वाक़यात हैं, तजुर्बात हैं, जिनके ज़रिए मैंने समझा कि ये मुझे जो है ना वो करना चाहिए, नहीं इसने मुझे इस पर और फर्म कर दिया और शुरू कर दिया। देखिए उसमें रज़ी भाई एक बात ये है कि आप यकीन करें कि सबसे पहले तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि हर आदमी का ना लाइफ में एक मेंटोर ज़रूर होना चाहिए। सही। मस्ट है मेंटोर, मुर्शद कह लें, पीर कह लें, वट एवर कह लें, मतलब जो आप जिससे आप रहनुमाई, मुरब्बी कह लें, मुरब्बी द वर्ड, यस यू आर राइट, तो वो जिससे आप जाके रहनुमाई ले सकें और जो इस काबिल हो कि आपको रहनुमाई दे सके। सही है। ठीक है। अब जब अब कंप्लीट वो फ्रेज़ मेरे जहन में नहीं है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जब इमाम आज़म नुमान इब्न साबित का तारुफ कराया गया ना खलीफा से, तो उन्होंने कराने वाले ने ये नहीं कहा था कि ये आइए इनसे मिलें, ये इमाम हैं, ये मुफस्सिर हैं, ये फ़क़ीह हैं। उन्होंने कहा कि ये जो हैं हाज़ आलिम दुनिया, ये दुनिया की इस वक्त दुनिया में इससे बड़ा आलिम कोई नहीं है। व्हाट डज़ इट मीन कि ये वो चीज़ जानते हैं जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद है। मैं एक मज़दूर हूँ, मैं एक कारीगर हूँ, मैं एक मोची हूँ, मैं एक पेंटर हूँ, मैं एक पायलट हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक सीनियर मोस्ट सर्जन हूँ। जो काम जो यानी कि जो मेरे लिए बेनिफिशियल है, जहाँ मैं फंसूंगा ना उसका ये इलाज देगा। ये मुझे सिर्फ सज्जा साहब के मसाइल के कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बताएगा, ये मेरे मसले को हल करेगा। आप सोचिए कि जो दीन दुनिया के मसले को हल करने आया है, ठीक है, उसके बताने वाले सिर्फ 4x4 के कमरे में तो मुक़य्यद नहीं हो जाएंगे ना। ऐसा ही है, बिल्कुल। उनको तो अपना एक्सपोजर करना पड़ेगा। तो वो मेंटोर के अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए, ठीक, वो सलाहियत होनी चाहिए, वो स्कॉलर में वो सलाहियत होनी चाहिए कि जो कि उस चीज़ को इनकम्पस करता हो। और आप ये देखें कि आज हमने कितना एक गलत वोकैबुलरी पे चल पड़े हैं कि जो हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, ये जो स्कूल है ना जनाब, ये दीन और दुनिया दोनों की तालीम देता है। व्हाट डज़ इट मीन? दैट्स अ रॉन्ग वोकैबुलरी। दीन और दुनिया कोई चीज़ नहीं है, जो दुनिया है वही दीन है। एग्जैक्टली। दुनिया, अब वो दीन कौन सा दीन है ये आप पे डिपेंड करता है, दीन है वही दुनिया, वो राइट या रॉन्ग, कौन सा दीन लेना है आपने, क्योंकि दुनिया का अपोजिट दीन नहीं है, दुनिया का अपोजिट आखिरत है। एग्जैक्टली। दुनिया का अपोजिट दीन नहीं है, दुनिया का अपोजिट आखिरत है। तो दीन क्या है, वो राइट या रॉन्ग, उसकी क्या खुसूसियात हैं, वो क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, या किस दीन को आप फॉलो करेंगे, प्रैक्टिकली मोरली किस चीज़ को फॉलो करेंगे, वही दीन है आपका। तो ये दीन और दुनिया कोई चीज़ नहीं, यही दीन है। जो दुनिया आपकी चल रही है, इस पर या तो मैं एक सही दीन को फॉलो कर रहा हूँ या मैं गलत दीन को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन हूँ मैं दीन के अंदर, हूँ मैं दुनिया के अंदर। कोई ना कोई दीन है आपके पास, कोई ना कोई दीन तो मेरे पास है इस वक्त है। जी, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या चीज़ें हैं वो 2-3 पॉइंट्स अगर आप बताएं। तो आपने बताया कि मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, मेंटोर का होना ज़रूरी है। और जब मेंटोर होगा आप यानी कि उस काबिल होगा, फिर दूसरी बात है कि बुक रीडिंग मैंने आपसे कहा मस्ट है। यानी कि आप मुझे बताएं कि इस पर दुनिया क्या कौन सा इल्म ऐसा है नहीं है जिस पे किताबें अवेलेबल नहीं हैं। सही बात। कौन सा इल्म ऐसा है और लोगों ने क्या क्या किताबें लिखी हुई हैं। ठीक है, आपके पास वो तौफीक होनी चाहिए, बस तौफीक होनी चाहिए, वरना बहुत है। मतलब मैं कहता हूँ कि मुसलमान होना तो बहुत बहुत
आगे की बात है। आप इंसानियत के ऊपर ही इतनी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आप इंसान होते होते मुसलमान बनेंगे ना। ऐसे तो मसला कहने का ये है कि अब जैसे मैंने कुरान की बात करता हूँ, अब कुरान की अगर आप लेसन लर्न के हवाले से सूरह यूसुफ पढ़ लें, मतलब पूरा कुरान पढ़ें, सूरह यूसुफ की 2-3 बातें मैं आपसे शेयर कर लूँ जी जी कर प्लीज़। लूँ। उसमें क्या है कि अब जैसे बात हो रही थी कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनिशियल लेवल पे जब अपने अब्बू को कहा कि मैंने ख्वाब देखा, जिसमें जिक्र है कि उन्होंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे हैं, सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं, तो वो आयत आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जैसे उन्होंने लेसन लर्न निकाले उलमा ने और स्कॉलर्स ने कि कैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने इस ऐसे नहीं कहा दिया कि अब्बू मैं आया, वो आए और उनका अब्बू मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज चांद मुझे सजदा कर रहे हैं, सही, ऐसे नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, आए अब्बू मैंने देखा, क्या देखा अब्बू, मैंने देखा कि मैंने 11 सितारे और सूरज और चांद देखा। अब यहाँ पे वो रुके, झिझके, सामने उनके वालिद हैं, उनका कोई लंगोटिया यार नहीं है, उनका कोई क्लास फेलो नहीं है, उनका कोई बैचमेट नहीं है, दोस्त नहीं है, क्या है, उनके वालिद हैं और ख़ुद भी नबी हैं वक्त के। और कहने फिर कहते हैं और फिर मैंने देखा, बड़ी आजिज़ी से कहते हैं, और मैंने देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। सही, ब्रेक किया उन्होंने, अपने जुमले को ब्रेक किया। हालांकि वो कहते थे मैंने देखा कि 11 सूरज जो सितारे वो मुझे सजदा कर रहे हैं, ठीक है फाइन, पैगाम पूरा था, बात यही थी। लेकिन वहाँ पे आपको ये लेसन मिलता है कि अब्बू से जब बात करेंगे, अम्मी से बात करेंगे तो कैसे करेंगे, अम्मी अम्मी मैं आज मेरा रिजल्ट में पास हो गया, नहीं ऐसे नहीं, अब्बू मैंने आपसे एक बात करनी है। अच्छा बेटा क्या बात करनी है, अब्बू आज मेरा रिजल्ट आया है, सेकंड सेंटेंस, अच्छा बेटा क्या रहा, अब्बू मेरे डिस्टिंक्शन आ गई, बात हो गई। एक अब दोस्त को बताने में और अब्बू को बताने फ़र्क होना चाहिए, exactly. फ़र्क होना चाहिए। ये लेसन आप कहाँ से ले रहे हैं, सूरह यूसुफ की उस आयत से ले रहे हैं। फिर इसी सूरह यूसुफ में बेइंतहा लेसन है, बेइंतहा लेसन है। एक और आपसे शेयर कर लेता हूँ, कॉर्पोरेट के अंदर बड़ा काम आता है लोगों के, और हमें तजर्बा होता है इसका, कि जब सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में होते हैं, तो आप मुझे बताएं कि इस वक्त हम जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ करा था कि जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, हमारा कोई भी पॉलिटिशियन हो, उस प्रेसिडेंट हो, लेकिन वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, हमारा कोई भी इसमें हमारे जहन में कोई भी उनकी इमेज आती हो, इमरान खान साहब हो, फलाना और ढिमकाना हो, वट एवर। लेकिन अगर आपको जरदारी से या पीएम से, या समझें कि जो जरदारी हमारे इस वक्त माशाल्लाह से प्रेसिडेंट हैं, तो आपको प्रेसिडेंट हाउस से कॉल आ जाए कि मैं मिलिट्री सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ प्रेसिडेंट का, रज़ीज़ साहब आपको या तो प्रेसिडेंट आपसे बात करेंगे, या आप फलानी जो वो है तकरीब है उसमें आपकी नॉमिनेशन है और आपकी इनविटेशन आपने आना, तो आप कैसा फील करेंगे, आपको तो नींद नहीं आएगी उस रात। और 36,000 लोगों को आप बताएंगे क्या मिलिट्री सेक्रेटरी का, प्रेसिडेंट के मिलिट्री सेक्रेटरी का फ़ोन मेरे पास आया। आप सोचिए कि एक ऐसा शख्स है जो कि जेल में है, बज़ाहिर जेल में है, कैदियों के साथ है, लेकिन वो जिब्रील को देख रहा है, कायनात के मालिक के मैसेंजर को वो देख रहा है, उससे बात कर रहा है, उसका प्रोफाइल क्या होगा, उसका पोर्टफोलियो क्या होगा। लेकिन वो कैसे उनमें घुला मिला हुआ है, उनको कहता है ऐ मेरे कैद के साथियों, कोई उनको निक नेम से नहीं बुलाता, जैसा के अल्फाज इस्तेमाल वो कहते हैं। फिर प्लस ये कि जब वो सारी बातें करते हैं, वो सब उनका रख रहा हुआ देखते हैं, तो वो यूसुफ कहते हैं, वो कैदी कहते हैं कि इन्ना लनाराका मिनल मोहसिनीन, कि हम तो आपको मोहसिनीन में से देखते हैं, आप तो मोहसिन हैं, आप तो हक से ज़्यादा अदा करने वाले। अब ये जुमला कौन कह रहा है, कैदी कह रहा है उस सिनेरियो में। अब सीन चेंज हो गया, अब आप देखें वो एक नाउ यूसुफ अलैहिस्सलाम इज़ ऑन थ्रोन, ही इज़ एक्टिंग एज अ वाइस किंग। अब जो उनके भाई आते हैं, भाई आके उनको देखते हैं, तो भाई जब आके देखते हैं तो अभी उनको पहचानते तो नहीं है, लेकिन जो वो बात करते हैं या जैसे वो भाई भी माशाल्लाह होते, तो ये अलग बात है कि वो उन्होंने जो फेल किया, लेकिन बाकायदा तो वो तो जैसे आप वाली बात थी कि वो सितारों का इल्म और ये, तो वो सारी तो कम्युनिटी से तो वो बहरावर थे, वो मर्दम शनास लोग थे, ये तो बात थी ना, तजर्बाकार लोग थे। तो उन्होंने उनकी जो पर्सनैलिटी से जो अंदाज़ा लगाया उसी वक्त, बात थोड़ी बहुत जो एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हुए, तो उन्होंने ये जुमला कहा वहीं पर, इन्ना लनाराका मिनल मोहसिनीन, सेम जुमला कहा, इन्ना लनाराका मिनल मोहसिनीन, कि हम आपको मोहसिनीन में से देखते हैं। तो इससे पता चला कॉर्पोरेट के अंदर मैं ये अक्सर कहता हूँ कि ख़ानदानी आदमी वो है रज़ी भाई कि जिसका एक्सटेंशन चेंज हो जाए मगर उसका एटीट्यूड चेंज नहीं हो। वेरी गुड, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बस मैं आखिरी सवाल आपसे ज़रूर ये करूँगा कि एक तो नौजवानों के लिए कोई आप प्रैक्टिकल विजडम के हवाले से कि किस तरह वो इसको मज़ीद अपने आप को उनको किस तरह सीखना चाहिए और इसमें इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरा ये कि अगर हम कहें कि दानाई से जीने
यानी कि पूरी ज़िंदगी हमारी एक विजडम के तहत गुजरे, तो इसके लिए क्या, इसका खुलासा क्या है, किस तरह गुजारना चाहिए कि हम इसको प्रैक्टिकली वाइज ज़िंदगी गुजारें, और ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए कोई आप जो सजेस्ट करेंगे कोई काम, कोई चीज़? देखिए उसमें यह है कि जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि हम जो अपनी ट्रेनिंग में एक्सीडेंट प्रिवेंशन के हवाले से भी बात करते हैं, तो एक प्रैक्टिकल टिप मैं आपको दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल टिप भी आपको देता चलूँ कि डिफेंसिव ड्राइविंग के कोर्सेज होते हैं दुनिया जहान में, डिफेंसिव ड्राइविंग के, ठीक है? सही है। और उसमें हम जो कोर्स कराते हैं उसमें ये कहते हैं कि द आर्ट ऑफ नेवर बीइंग लेट। उससे जब ये आर्ट सीख लेते हैं तो आपके एक्सीडेंट्स प्रिवेंट होते हैं, ठीक है? तो उसमें डिफेंसिव ड्राइविंग का बेसिक उसूल ये होता है कि आपने ड्राइविंग ऐसी करनी है कि आप ये समझें कि ये सारे लोग जो है ना दाएं बाएं, इनको किसी को ड्राइविंग नहीं आती, किसी को नहीं आती, आप ही को आती है। तो आपने खुद भी बचना है और इनको भी बचाना है। ठीक। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो बात है कि बच्चों को ये चाहिए कि हर एक से सीखे, वो अपने आप को स्टूडेंट मोड में रखे हमेशा। आप सही, जब तक जब आप अपने को स्टूडेंट मोड में रखेंगे ना, समझे आपकी लर्निंग का दरवाज़ा खुला है और आप बेहतरीन चीज़ें खुदा की तरफ से इल्हाम होंगी आपके। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वाइनी मिन शर्रि नफ्सी के तहत। तो उसमें अर्ज़ करूँ कि मैं पर्सनल आपको बताऊँ वाक़या कि मैंने ड्राइविंग सीखी है एक ड्राइविंग स्कूल के थ्रू। सही। तो एक टिप दी मेरे इंस्ट्रक्टर ने और एक टिप दी रज़ी भाई मेरे वालिद ने। सही। और अल्टीमेट टिप्स हैं वो टिप्स। अब मैं आपसे ये करूँ कि अब जो मेरा ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर था ना, उसका कोई कैलिपर नहीं था, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कोई क्वालिफाइड हो, कोई बाहर से कोई उसने कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट सेफ्टी की कोई डिग्री लेकर आया। वो एक नॉर्मल सा बंदा था, बट ये कोई इंस्ट्रक्टर था, मेरा उस्ताद था उस वक्त। और उन्होंने मुझे उन साहब ने मुझे एक टिप दी। वो टिप उन्होंने क्या दी, लाखों में लिखने वाली बात होगी गालिबन। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, आप गाड़ी चला रहे हैं और जैसे ही आप दूर से देख लेना कि किसी बंदे ने रोड पे पाँव रख दिया, एक्सीलेटर पे से पाँव हटा लेना। सही। बस। और इसका तजर्बा मुझे 12 हुआ कि हम ये समझ रहे हैं कि वो बंदा दूर है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गाड़ी की चल रही है और वो भी भाई साहब टहल रहे हैं, ठीक है? होता क्या है कि होते 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 हम बिल्कुल सर पे पहुंच चुके होते हैं और बादों का एक्सीडेंट हो भी जाता है, बिल्कुल ऐसा ही। और बादों का एस्केप हो जाता है। और हो सकता है वो बंदा चलो चल ही रहा हो, वो जा भी जाओ, मगर वो गिर जाए, वो ठोकर लग जाए। तो वो टिप उन्होंने ये दी हमें कि जैसे ही आप देख लें कि सामने कोई बंदा रोड पे उसने पाँव रख दिया और वो चलना शुरू, आपने एक्सीलेटर से पाँव हटा लेना ताकि कंट्रोल आपके पास रहे। सही। एक मार्जिन आपके पास डेवलप हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 टिप जो मेरे वालिद ने मुझे दी, उन्होंने कहा कि बेटा आप गाड़ी चला रहे हैं और आप ये देखें कि आगे की जो गाड़ी जा रही है, आपसे जो आगे की गाड़ी जा रही है, उसकी ब्रेक लाइट्स ऑन हो गई हैं। तो जैसे ही ब्रेक लाइट्स ऑन, हालांकि वो दूर है काफ़ी, अभी आपसे दूर है, उस वक्त भी आप एक्सीलेटर पे से पाँव डालें। ये 2 टिप्स हैं प्रैक्टिकल, आप इसको आज से आजमा लें। आप देखिएगा आप कितने सेफ़ एंड साउंड ड्राइविंग करेंगे, कितने सेफ़ एंड साउंड वापस आएंगे। तो टिप ये है कि आपने अपना मेंटोर रखना है, बुक रीडिंग करनी है और हर एक से सीखने की कोशिश करनी है, अपने आप को स्टूडेंट मोड में समझना है, ठीक है? और अगर आप, और ये जो कंक्लूजन मेरा रिमार्क है, तो ये अब मैं फाइनल जिसे आपने बात की कि एक लाइन में अगर कहूँ तो वो ये हुआ कि none of us is better than all of us. एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सलमान साहब कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त दिया और एक अहम मौजू पे जो शायद अनटैप मौजू है, मेरा ख्याल है हम कोशिश भी यही करते हैं कि उन अफराद को दावत दें या उनसे उस मौजूआत पे गुफ्तगू करें जो शायद हमारी सोसाइटी में आमतौर पर डिस्कशन का हिस्सा नहीं रहती हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं सलमान साहब के, और इनका नाम जो है वो मैंने आपको शुरू में भी बताया, तो वो इन्होंने अपना तारुफ भी करा दिया, लेकिन हम इनको सलमान साहब ही कहते हैं। तो सलमान साहब ने प्रैक्टिकल विजडम पे जो गुफ्तगू की, जो बात की है, वो इंशाल्लाह यकीनन हर एक के लिए, हर उम्र के आदमी के लिए, बच्चे बूढ़े जवान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। और इंशाल्लाह मज़ीद भी इस तरह के एपिसोड्स हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।